हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ प्रशांत सक्सेना एंड वेलकम टू माय चैनल स्टडी 21A। आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ जनरल साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़, जिसमें मैं आपको टोटल इस सीरीज़ में 500 क्वेश्चन कराऊंगा। आज मैं आपको इसका पार्ट 1 कराने वाला हूँ, जिसमें पार्ट 1 में आज हम करेंगे इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चन जनरल साइंस के। बाकी नेक्स्ट वीडियो में 100 करके मैं आपको ये 5 वीडियोज़ करा के 500 क्वेश्चन कंप्लीट कर दूंगा। तो आज हम स्टार्ट करते हैं ये जनरल साइंस के 500 क्वेश्चन की फर्स्ट वीडियो, जिसमें मैं लेकर आया हूँ 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पहले क्वेश्चन में लिखा है कार्य का मात्रक क्या होता है। तो आप सभी को पता है कार्य का मात्रक जूल। नंबर सेकंड है प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। आप सभी को पता है प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, दूरी का, यानी जो हम दूरी को नापते हैं उसमें नापते हैं। प्रकाश वर्ष की एक दूरी की एक बहुत बड़ी इकाई है, जिसको यूनिट है, जिसमें हम कैलकुलेट करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारा ल्यूमेन किसका मात्रक है। तो ल्यूमेन है ज्योति फ्लक्स का मात्रक है। नंबर 4 है क्यूरी किसकी इकाई का नाम है। रेडियो एक्टिव धर्मिता की इकाई है क्यूरी। क्वेश्चन नंबर 5 पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है। आप सभी लोगों ने पढ़ा है P इज इक्वल टू होता है mv। P इज इक्वल टू कितना होता है mv। अगर आप यहाँ से m की वैल्यू निकालें तो कितना आता है P/v। दैट मीन्स संवेग और वेग के अनुपात से हमें क्या मिलता है, द्रव्यमान मिलता है। वही हमने यहाँ पे लगाया हुआ है, क्या मिलता है, द्रव्यमान। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है। वो तृतीय नियम के कारण संभव है। रॉकेट की कार्यप्रणाली के सिद्धांत पर आधारित है, संवेग संरक्षण पर। नंबर 8 अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वरोही के गिरने की आशंका का कारण क्या होता है। वो है विश्राम जड़त्व। यानी क्या होता है, एक जड़त्व का नियम आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जिस अवस्था में होता है अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है। यानी इसी कारण से जैसे हम गाड़ी में बैठे होते हैं, हम चलना स्टार्ट करते हैं तो हम पीछे की ओर झुक जाते हैं गाड़ी में, क्योंकि हम जिस पोजीशन में होते हैं ना, हम उसका विरोध करते हैं। वो जड़त्व का नियम होता है। तो उसी कारण जो होता है कि जब अश्व अचानक चलना स्टार्ट करता है तो अश्वारोही गिरने की आशंका का कारण क्या होता है, विश्राम जड़त्व। कहता है कि कालीन की सफाई के लिए यदि उसे किसी छड़ से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होता है। तो गति का पहला नियम। कौन सा नियम लागू होता है, उसमें गति का पहला नियम उसमें लागू होता है। नेक्स्ट देखेंगे आप लोग, समुद्र में प्लवन करने, क्वेश्चन नंबर 10 है, समुद्र में प्लवन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की गहराई से ऊपर रहता है। तो 1/10, यानी जो आइसबर्ग होते हैं बड़े बड़े समुद्र वगैरह में, उसमें कितना % भाग उसका समुद्र की सतह से ऊपर रहता है। वो 1/10वां भाग जो होता है समुद्र की सतह से ऊपर रहता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, प्रकाश वोल्टीय सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने के किसका उत्पादन होता है। तो किसका उत्पादन होता है, प्रकाशीय ऊर्जा का। स्वचालित वाहनों, क्वेश्चन नंबर 12, स्वचालित वाहनों में द्रव चालित ब्रेकों का इस्तेमाल वस्तुतः किस नियम का सीधा अनुप्रयोग। आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे ब्रेक चल रहे हैं जिनमें लिक्विड भरा होता है, तो कौन से नियम से लागू किया जाता है, उसमें अनुप्रयोग किया गया है, एप्लीकेशन जो अप्लाई किया गया है, कौन सा नियम, जिसमें हमें फ्लूइड भरा होता है ब्रेकों में, तो कौन सा, पास्कल के नियम का प्रयोग किया गया है। किसके नियम का, पास्कल के जो हमारा नियम है उसका अनुप्रयोग है। नंबर 13 आता है, दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है तो उसमें क्रीम किस कारण से अलग हो जाती है। तो कौन सी किस कारण से होती है, अपकेंद्री बल के कारण। जेट इंजन किसके संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है, रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, किसी तुल्यकारी उपग्रह, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, किसी तुल्यकारी उपग्रह की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है। किसी तुल्यकारी उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है, 36,000 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 16, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नजदीक है, 1/6। ध्यान रखना है, कितना, 1/6। आपने ये पढ़ा होगा कि अगर यहाँ पे कोई व्यक्ति 60 किलो का है, 60 kg उसका वेट है, तो चंद्रमा पर उसका वेट कितना होगा, 1/6 हो जाएगा, यानी वो 10 kg का हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण से होता है। तो वो होता है पृष्ठ तनाव के कारण। कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर क्यों नाचते हैं, मतलब
वो भी किसके कारण? पृष्ठ तनाव के, सरफेस टेंशन के कारण। क्वेश्चन नंबर 19 है, पानी में लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन जहाज तैरता रहता है, यह किस सिद्धांत पर है? यह आर्किमिडीज के सिद्धांत पर डिपेंड करता है। क्वेश्चन नंबर 20, आर्किमिडीज का नियम किससे संबंधित है? प्लवन के नियम से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? न्यूटन ने। कौन सा 1 किलोग्राम द्रव्यमान के पिंड पर कार्यशील पृथ्वी के गुरुत्व बल का सही मान है? यानी कि ऑप्शन दे रखे तो कितना? 9.8, यानी जो हमारा 1 kg वेट होता है वो किसके इक्वल होता है? 9.8 न्यूटन के इक्विवेलेंट होता है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23, 1 हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है? आप सभी को जानते हैं 746 वाट। ये हम कैपेसिटी क्षमता नापते हैं किसी भी मोटर वगैरह की या किसी भी विद्युत पावर की, किस में नापते हैं हम? पावर, उसमें अश्वशक्ति में, यानी इसे बोलते हैं 746 वाट की इक्वल होती है। एक अश्वशक्ति में 1 हॉर्स पावर में कितने होते हैं? 746 वाट। क्वेश्चन नंबर 24, लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण तैरती है? पृष्ठ तनाव के कारण तैरती है। एक गेंद, क्वेश्चन नंबर 25 है, एक गेंद को क्षैतिज से कितने कोण पर फेंके कि यदि अधिकतम क्षैतिज दूरी तय करे? कितने पे? 45 के एंगल पर अगर हम उसे फेंकते हैं तो वो मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करेगी। क्वेश्चन नंबर 26, किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी के ओर गुरुत्वाकर्षण होती हैं? ब्रह्मगुप्त ने बताया था। क्वेश्चन नंबर 27 है, क्रिकेट की गेंद को किस कोण पर मारा जाना चाहिए कि ताकि वह अधिकतम दूरी, अभी हमने पढ़ा था अगर हम 45 के कोण पर अगर हम किसी को प्रोजेक्ट करें तो वो मैक्सिमम दूरी ट्रैवल करता है। तो वही हमारे क्रिकेट में भी लागू होता है भाई, कि अगर हम उसे 45 के डिग्री के कोण बनाते हुए अगर हम बॉल को बैट से मारते हैं तो बहुत अधिकतम दूरी तक जाएगी। क्वेश्चन नंबर 28, ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिया? रदरफोर्ड ने, रमफोर्ड ने। किसने? रमफोर्ड ने। क्वेश्चन नंबर 29 है, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया? किसने? डेवी ने। क्वेश्चन नंबर 30, वाष्प इंजन में उबलते हुए जल का तापमान किस कारण से उच्च हो सकता है? बॉयलर के अंदर उच्च दाब होता है। क्यों तापमान उच्च होता है? क्योंकि बॉयलर के अंदर हाई प्रेशर के कारण। क्वेश्चन नंबर 31, ताप युग्म तापमापी किस सिद्धांत पर कार्य करता है? सीबेक के प्रभाव पर। क्वेश्चन नंबर 32, पूर्व विकिरण उत्तापमापी किस सिद्धांत पर कार्य करता है? स्टीफन के नियम के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम 33 से। ये 33 में है, दूर की वस्तुएं जैसे सूर्य आदि का ताप किस तापमापी के द्वारा मापा जाता है? पूर्ण विकिरण उत्तापमापी द्वारा। क्वेश्चन नंबर 34, कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान में एक ही होता है? तो आपको ध्यान रखना है -40 डिग्री सेंटीग्रेड पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों स्केल पर जो टेम्परेचर होता है वो इक्वल होता है। किस पर? -40 डिग्री सेंटीग्रेड पर दोनों टेम्परेचर कैसे होते हैं? इक्वल। क्वेश्चन नंबर 35, सेल्सियस पैमाने का 0 डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल के कितने डिग्री के बराबर होगा? वो 32 डिग्री के इक्वल होगा। मानव शरीर का तापमान 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। सेल्सियस में इसका मान बताइए। तो सेल्सियस में आपको पता होना चाहिए कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 37, अति लघु समय अंतराल, बहुत छोटे टाइम इंटरवल को सही मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? वो है परमाणु घड़ियाँ। मतलब बहुत छोटे, जो नैनो सेकेंड से भी कम होते हैं, नैनो सेकेंड से भी कम का टाइम इंटरवल है, उसको कैलकुलेट करने के लिए हम परमाणु घड़ियों का यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, एक मनुष्य का तापक्रम 60 डिग्री सेंटीग्रेड है तो उसका तापक्रम फ़ारेनहाइट में क्या होगा? 140 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। साइकिल के ट्यूब अधिकांशतः गर्मियों में क्यों फट जाते हैं? गर्मी के कारण ट्यूब फट जाते हैं, क्योंकि उसमें प्रसार होता है तो ट्यूब फट जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे, किसी झील की सतह का पानी बस जमने ही वाला है, झील के अधा स्थल में जल का क्या तापमान होगा? 4 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना तापमान होगा? 4 डिग्री सेंटीग्रेड। हम नेक्स्ट क्वेश्चन 42 से करते हैं। देखेंगे, ऊष्मा के संचरण की किस विधि में पदार्थ के अणु एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्वयं नहीं जाते? कौन से हैं वो? चालन। नंबर 43, द्रवों तथा गैसों में ऊष्मा का स्थानांतरण किस विधि द्वारा होता है? संवहन द्वारा। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर किस प्रकार के संचरण से आती है? विकिरण द्वारा आती है। इसमें किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है विकिरण में। तो सूर्य का प्रकाश कैसे आता है पृथ्वी तक? विकिरण द्वारा आता है। क्वेश्चन नंबर 45, ऊष्मा के स्थानांतरण की किस विधि में
माध्यम आवश्यक नहीं है। तो मैंने ये बताया विकिरण में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, उसी से सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आता है विकिरण द्वारा। क्वेश्चन नंबर 46, ऊष्मा संचरण की वह विधि जिसमें माध्यम के कण गति नहीं करते कौन सी है? वो है विकिरण। क्वेश्चन नंबर 47, आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? संवहन। क्वेश्चन नंबर 48, सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म कर देता है? वह अवरक्त किरण। कौन सा भाग कर देता है उसका? अवरक्त किरण उसको गर्म कर देता है। नेक्स्ट देखेंगे हम। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊष्मा संचरण की विधि किसमें कहते हैं? ऊष्मा के स्थानांतरण की विधि में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। कौन सा था? 46 आया था। उसके बाद हमारा क्वेश्चन, ऊष्मा संचरण की वह विधि जिसमें माध्यम के कण गति नहीं करते वो कौन सा है? विकिरण है। आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? संवहन। 48, सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म कर देता है? अवरक्त विकिरण। 49 है, धूप से बचने के लिए छाते में रंग का संयोजन कौन सा सबसे उचित है? ऊपर सफेद और नीचे काला। क्योंकि आप सभी को पता है कि जो काला रंग होता है ऊष्मा का अच्छा अवशोषक होता है, इसलिए उसको ऊपर नहीं लगाना चाहिए। व्हाइट जो है अच्छा अवशोषक नहीं है, तो क्या करेगा? वो अवशोषित नहीं करेगा ऊष्मा को, जिससे उस छाते में धूप से बचेंगे तो गर्मी ज़्यादा नहीं लगेगी हमें। क्वेश्चन नंबर 50, किस विधि से ऊष्मा स्थानांतरण को न्यूनतम करने के लिए थर्मस फ्लास्क की दीवारों पर कलई की जाती है? विकिरण। किसमें सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है? जल में। किसमें मान होता है? जल में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 52 से क्वेश्चन नंबर 52, शुद्ध पदार्थ में कोई अन्य पदार्थ मिला देने पर उसके गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? उसका गलनांक घट जाता है। 53, उपद्रव्य को मिलाने से गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? गलनांक उसका घट जाता है। 54, चावल को पकाने में कहाँ अधिक समय लगेगा? माउंट एवरेस्ट पर। क्वेश्चन नंबर 55, किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वाष्पीकरण। क्वेश्चन नंबर 56, आंतरिक ऊर्जा की संकल्पना ऊष्मा गतिकी के किस नियम से मिलती है? प्रथम नियम से। क्वेश्चन नंबर 57, ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? ऊर्जा संरक्षण। क्वेश्चन नंबर 58, किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम और सेंटीग्रेड तापक्रम का दोगुना होता है? वो कौन सा है? 160 डिग्री फ़ारेनहाइट। किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का दुगना होता है? जो फ़ारेनहाइट किस पर दुगना होता है? 160 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। क्वेश्चन नंबर 59, किसी वस्तु की विशिष्ट ऊष्मा किस पर निर्भर करती है? पिंड के दाब पर निर्भर करती है। क्वेश्चन नंबर 60, सेल्सियस में माप का कौन सा तापक्रम 300 केल्विन के बराबर है? वह 27 डिग्री सेंटीग्रेड किसके बराबर है? 300 केल्विन के, 300 केल्विन के इक्वल होता है। 61, ब्लैक बॉडी किसकी विकिरण को अवशोषित कर सकती है? केवल उच्च तरंगदैर्घ्य के विकिरण को अवशोषित कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम 62 से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 62, देखिए, शीत ऋतु के दिनों में हम मौसम किस प्रकार का होने पर ज़्यादा ठंड महसूस करते हैं? साफ मौसम होने पर। मिट्टी के घड़े में किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? वाष्पीकरण के कारण। क्वेश्चन नंबर 64, पराश्रव्य तरंगों को सबसे पहले किसने सीटी बजाकर उत्पन्न किया था? गाल्टन ने। क्वेश्चन नंबर 65, ध्वनि का तारत्व यानी जिसे पिच बोलते हैं किस पर निर्भर करता है? उसकी आवृत्ति पर डिपेंड करता है, यानी फ्रीक्वेंसी पर। क्वेश्चन नंबर 66, विमानों के आंतरिक भागों की सफाई में किसका उपयोग किया जाता है? पराश्रव्य तरंगों का। 67, मनुष्य के ध्वनि कंपन की अनुभूति किस आवृत्ति की सीमा में होती है? 20 से 20,000 हर्ट्ज तक, यानी आप जो सुन सकते हैं इजीली वो कौन सी जो फ्रीक्वेंसीज हैं? 20 से 20,000 हर्ट्ज तक। लगभग 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम रहेगी? लोहा में। क्वेश्चन नंबर 69, ध्वनि के किस लक्षण के कारण कोई ध्वनि मोटी या पतली होती है? वो है पिच। तारत्व के कारण हमें पता चलता है कि ध्वनि मोटी या पतली है। किसके द्वारा सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण होता है? हवाई जहाज की उड़ान से सबसे ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण होता है। क्वेश्चन नंबर 71, कौन सी प्रक्रिया प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती? कौन सी है? ध्रुवण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम 72 से। क्वेश्चन नंबर 72 से मैं यहाँ सेट कर देता हूँ इसको।
क्वेश्चन नंबर 72 में लिखा है ध्वनि का प्रभाव मानव के कान में कितने समय तक रहता है? 1/10 सेकेंड, यानी 1 सेकेंड का 10वां हिस्सा, इतने सेकेंड तक ध्वनि का प्रभाव हमारे कान पर रहता है। 73 ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं? वो है परावर्तन के कारण। 74 एक व्यक्ति को अपनी प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल से कितनी दूर खड़ा रहना चाहिए? 56 फीट। स्टेथोस्कोप ध्वनि के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? परावर्तन। स्टेथोस्कोप ने देखा वो आला जो डॉक्टर लोग चेस्ट पर लगाकर हार्ट बीट सुनते हैं, वो किसके काम पे, किस सिद्धांत पर कार्य करता है? परावर्तन पर। क्वेश्चन नंबर 76 पास आती रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ती जाती है, ऐसा किस घटना के कारण होता है? डॉपलर इफेक्ट के कारण। क्वेश्चन नंबर 77 किस प्रकार की तरंग का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है? अवरक्त तरंग। 78 एक जेट वायुयान 2 मैक के वेग से हवा में उड़ रहा है जबकि ध्वनि का वेग 332 मीटर पर सेकेंड है, तो वायुयान की चाल कितनी होगी? कितनी? 664 मीटर पर सेकेंड होगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78 लगभग 20 डिग्री सेंटीग्रेड के तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम होगी? लोहे में। क्वेश्चन नंबर 80 है एक जैव पद्धति जिसमें प्राश्रव्य ध्वनि का उपयोग किया जाता है? सोनोग्राफी। कौन सी है वो? सोनोग्राफी। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 81 से। क्वेश्चन नंबर 81 मैं यहाँ सेट कर रहा हूँ, आप देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 81 कौन सी तरंगे शून्य में संचरण नहीं कर सकती? वह है ध्वनि तरंगे। क्वेश्चन नंबर 82 वह उपकरण जो ध्वनि तरंगों की पहचान या तथा ऋजुरेखन के लिए प्रयुक्त होता है कहलाता है सोनार। क्वेश्चन नंबर 83 प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश तरंग कैसी तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83 जिसमें लिखा है कि प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश तरंग एक अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? प्रकाश का तरंग किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो इसमें एक सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84 प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है? हाइगेंस के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 85 किस घटना के आधार पर प्रकाश तरंगों के अनुप्रस्थ होने की पुष्टि होती है? ध्रुवण। प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की? मैक्सवेल ने। किसने सर्वप्रथम यह दिखलाया कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है? ग्रिमाल्डी। कौन सी घटना प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती? वह पॉलराइजेशन यानी ध्रुवण। कौन सा सिद्धांत प्रकाश के तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है? वह है व्यतिकरण का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90 से करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 90 देखिए चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को लगभग कितना समय लगता है? 1 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नंबर नहीं पढ़े यहाँ पे, 91 है। सूर्य की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? तो 8 मिनट 16.6 सेकेंड। वायु में प्रकाश की गति कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट है सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? किरीट भाग। उसे क्या बोलते हैं? कोरोना भी कहते हैं। कोरोना या वायरस वाला कोरोना नहीं, जो पार्ट में दिखाई देता है उसको क्या बोलते हैं? कोरोना या किरीट। पानी से भरे किसी बर्तन में पड़ा एक सिक्का किस कारण थोड़ा उठा हुआ प्रतीत होता है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। पानी में डुबोई एक छड़ किस संवृत्ति के कारण मुड़ी हुई प्रतीत होती है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। किसके कारण प्रकाश नीला दिखाई पड़ता है? प्रकीर्णन के कारण। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आसमान में लाल रंग किसके कारण होता है? प्रकीर्णन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? तो बैंगनी रंग का विक्षेपण अधिक होता है। नेक्स्ट है सूखा बालू चमकीली क्यों दिखाई देता है? सूखा बालू चमकीला क्यों दिखाई देता है जबकि गीला बालू द्युतिहीन होता है? इसका कारण भी परावर्तन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम। पेरिस्कोप बनाने में कौन सा एक दर्पण प्रयुक्त होता है? समतल दर्पण। साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना, आपने देखा होगा साबुन का झाग बनता है, उसमें हल्का सा हमें रेनबो टाइप्स के कुछ कलर दिखाई देते हैं। वह चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है? वह है बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण का। पिछली साइड के ट्रैफिक को देखने के लिए
ऑटोमोबाइल्स में किस प्रकार के दर्पण का है, जो गाड़ियों में जो मिरर लगे होते हैं पीछे का देखने के लिए, वो कौन से लगे होते हैं, उत्तल दर्पण। ठीक है, ये मैंने आपको 100 क्वेश्चन करा दिए हैं। इसके आगे के जो क्वेश्चन हैं मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में कराता रहूँगा। ये टोटल 500 क्वेश्चन की सीरीज़ है, तो आप लोग करते रहें अच्छे से प्रैक्टिस। कोई लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको इन क्वेश्चंस को, आप सिर्फ इनको वीडियो को देख लीजिए, कुछ डाउट है तो दोबारा देख लीजिए, उसी में ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।